वेलकम बैक गाइड्स, दिस इज़ तैयब हुसैन। नेटस्कोड आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम समझेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। अब बेसिकली ये जो सेशन रहेगा ये बाइनरी ऑपरेटर्स को डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक तरह से स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए होते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में 44 ऑपरेटर्स, यहाँ पर जो इनको क्लासिफाइड किया गया वो 3 तरह से हमने क्लासिफाइड किया है। सो उस तरह से अगर हम समझें तो यूनिरी ऑपरेटर, जिसमें एक ऑपरेटर मींस एक ऑपरेंड होता है, बाइनरी ऑपरेटर यानी कि 2 ऑपरेंड होते हैं, टर्नरी यानी कि 3 ऑपरेंड होते हैं। समझ लेते हैं ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जो डेटा जो स्टोर होता है, जो एक्चुअल में जो डेटा हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, जो डेटा हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो वो जो इनपुट होते हैं दो, एक या 3, तो वो इनपुट ही ऑपरेंड कहलाता है। और जिस पर्टिकुलर ऑपरेटर के थ्रू हम वो ऑपरेंड या इनपुट प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो ऑपरेटर या वो सिंबल ऑपरेटर कहलाता है। सो जैसे कि यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स से। तो बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि जो यूनिरी ऑपरेटर है इसके लिए एक अलग से सेशन रखेंगे, हम अलग कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। इससे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो हम उसको अलग से डिफाइन करेंगे इन डेप्थ। बाइनरी ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट यानी कि 2 इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं और एक ऑपरेटर होता है, और इनको इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फर्दर डिवाइड किया था। जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाता है, रिलेशनल ऑपरेटर हो जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर हो जाते हैं। आइए चलिए इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है, और इसे कैटेगरी में रखा गया बाइनरी, क्योंकि इसके लिए 2 ऑपरेंड होना मस्ट है। अगर एक भी ऑपरेंड मिस होगा तो ये एक एरर होगा और हमें ऑपरेंड मिसिंग का एरर मिलेगा। बाइनरी ऑपरेटर के लिए जैसे कि अभी डिस्कस भी किया कि 2 आर्ग्यूमेंट जरूरी है, लेफ्ट एंड राइट। सो यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, ये एक रूल है कि जो असाइन होती है वैल्यू, तो वो राइट साइड वैल्यू जो असाइन होती है वो लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन होती है। सो यहाँ पर इस रूल की वजह से एक चीज ये समझ आती है कि जब हम असाइनमेंट कर रहे होते हैं वैल्यूज का, तो जो राइट साइड वैल्यू है वो वेरिएबल भी हो सकता है और वैल्यू भी हो सकती है, दोनों तरह की कुछ भी हो सकता है। बट जो लेफ्ट साइड है आपका ऑपरेंड वो हमेशा वेरिएबल ही होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल होना चाहिए और राइट साइड में आपका होना चाहिए क्या, कि या तो वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि हमने पहले भी समझ सके थे कि 256 कैरेक्टर्स होते हैं सी लैंग्वेज में। अगर हम उनको अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तो वो एक कांस्टेंट बन जाता है, अगर हम उसे डबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाता है। इसी तरह से अगर 0 to 9 है तो वो इंटीजर बन जाता है। फ्रैक्शनल वैल्यू है यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो वो पॉइंट के साथ में, तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट बन जाता है। तो ये हमने 4 तरह के कांस्टेंट हमने समझे थे। सो उसी तरह से यहाँ पर भी बात हो रही है कि या तो ये वेरिएबल हो सकता है जिसके अंदर यही सारे कांस्टेंट हो सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट भी हो सकता है, एनी नंबर, एनी स्ट्रिंग, एनी कैरेक्टर। सो वो जो वैल्यू ट्रांसफर होगी, वो असाइन होगी, वो होगी लेफ्ट साइड ऑपरेंड को, जो कि वेरिएबल ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो जो वैल्यू ट्रांसफर होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है राइट साइड से लेफ्ट साइड की। तो यहाँ पर मान लीजिए एक टोटल नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, या हम वैल्यू ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। सपोज करो कि टोटल में हम वैल्यू पास करना चाह रहे हैं 100। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन सही है। क्या मतलब हो सकता है इसका कि टोटल की वैल्यू 100 है, तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर सही है। बट अगर जो बात होती है सी लैंग्वेज के थ्रू तो ये एक्सप्रेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो वैल्यू ट्रांसफर हो रही है वो टोटल यहाँ से यहाँ पर जा रही है, लेकिन क्योंकि ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, कोई भी मेमोरी लोकेशन नहीं है यहाँ पर, तो इसमें ये वैल्यू कोई भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसलिए दिस इज अ रॉन्ग थिंग। सो जो राइट थिंग होगी वो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगी कि 100 हम पास कर रहे हैं, वो किस में पास कर रहे हैं, एक वेरिएबल में। टोटल नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम 100 पास कर रहे हैं। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम 2 वैल्यूज हैं ए एंड ए की, तो ये हम एडिशन कर रहे हैं ए एंड ए का,
और हम इसको पास कर रहे हैं किसमें, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में जो कि टोटल है। तो ये भी यहाँ पर सही है क्योंकि ये वेरिएबल है और यहाँ पर ये दूसरा वेरिएबल है और इनमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है जो कि असाइन हो रही है किस पर, टोटल में। आगे मूव करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ लेते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं क्योंकि अगर एक भी ऑपरेंड यहाँ पर मिस होगा तो वो एरर होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सप्रेशन जो होती है, मल्टीपल अगर ऑपरेटर हैं किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो जो ऑर्डर होगा इवैल्यूएशन का वो होगा प्रायोरिटी के बेस पर कि जो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी को हम अभी डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी किसकी कितनी होती है। इसी के साथ साथ अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी की हम बात करें तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी इवैल्यूएट होगी और जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी जो होगी वो सबसे लास्ट में इवैल्यूएट होगी। इक्वल प्रायोरिटी अगर मान लीजिए एक्सप्रेशन में आ जाती है तो वहां पर हमें ध्यान देना है दो केसेस पर। अगर ऑपरेंड बाइनरी है, अगर ऑपरेंड बाइनरी है तो लेफ्ट से राइट की तरफ को हम इवैल्यूएट करेंगे, और अगर ये ऑपरेंड बाइनरी नहीं है, यूनरी ऑपरेशन है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ को इवैल्यूएट करेंगे। असल में हम यूनरी ऑपरेटर को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी ऑपरेंड पे। तो बाइनरी ऑपरेंड में अगर हम सेम प्रायोरिटी के ऑकर्ड हो जाते हैं तो हमें नॉर्मली लेफ्ट टू राइट ही चलना है, दैट्स द कॉमन थिंग। इसके बाद में हम और भी चीजें समझ लेते हैं इसके बारे में। ऑलवेज ऑपरेटर बिहेवियर इज ऑपरेंड डिपेंडेंट ओनली, मींस what type of data we are passing depends only on input types it works। आइए समझ लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप, कितने टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अवेलेबल हैं वो है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं एडिशन। तो एडिशन यानी कि किसी भी दो इंटीजर वैल्यूज या फ्रैक्शनल वैल्यूज को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन थी कि जो ऑपरेटर होता है वो डेटा इनपुट टाइप के डिपेंडेंट होता है कि जिस तरह का हमने इनपुट दिया उसी तरह की वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगी। तो यहाँ पर इसको बेहतर समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए दो हमने इनपुट दिए, इंटीजर एंड इंटीजर, तो आउटपुट भी हमारा इंटीजर ही मिलेगा। और अगर मान लीजिए हमने इनपुट दिया इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो हमें फ्लोट मिलेगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की भी बात वही है, एड एंड देन मल्टीप्लिकेशन की भी सेम केस है, एंड देन मॉड्यूलस, डिवीजन की भी सेम केस है, एंड देन मॉड्यूलस का भी सेम केस है। आइए हम प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड ब्लॉक। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम रन करा रखा है, मतलब पहले से बना रखा है इसकी बॉडी, और अब हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सबसे पहले और स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से। तो मैं दो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ए एंड बी, एंड देन यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमने समझा था, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ए के अंदर अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं a इक्वल्स टू 10, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट अगर मैं यहाँ पर लिखूं a इक्वल्स टू, तो ये जो होगा वो एक एरर होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये एक एरर होगा, और ये तो हो गई असाइनमेंट की बात। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो आपका लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है वो मस्ट बी वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से वैल्यू पास कर दी, लाइक 10 के अंदर मैं 10 पास कर रहा हूँ, तो अगेन दिस इज एन एरर, मींस टोटल पास कर देते हैं। यहाँ पर टोटल इज, देयर इज नथिंग लाइक टोटल, ए पास कर देते हैं, तो तब भी ये एरर है कि हमने 10 के अंदर यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम ये फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये फिर से एरर है। अब बात करते हैं यहाँ पर और भी ऑपरेशंस जो हमने परफॉर्म करने थे, लाइक इसके अलावा अगर हम बात करें एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, तो ये उस तरह से हो सकता है a इक्वल्स टू b प्लस 10, यानी कि अंदर b के अंदर हमने 10 पास कर दिया है। इसी तरह से और मान लीजिए हमने फिर से और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, a इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है a की वो होगी हमारी इंटीजर वैल्यू। और इंटीजर वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि a जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पर a जो है वो एक इंटीजर टाइप का है, तो जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, सिर्फ ओनली 2 यहाँ पर मिलेगा। हालांकि जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2 and 5 आनी चाहिए, 2.5, बट यहाँ पर क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही मिलेगी। इसी तरह से अगर हम मॉड्यूलस की बात करें, सो मॉड्यूलस में भी हमें वैल्यू जो मिलने वाली है वो किस तरह की मिलेगी। सपोज करो मैं इसी को ही डिवाइड कर रहा हूँ, लाइक
मॉडुलस, तो यहाँ पर भी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शनल वैल्यू, वो हमें इसका एक ही मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर हम यहाँ पर मॉडुलस निकाल रहे हैं तो दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास, अगर हम पॉइंट यूज कर लिया अगर हमने, तो ये एरर है, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर पर ही फॉलो होता है। अगर आपने वैल्यूज यहाँ पर फ्रैक्शनल ले ली तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हमें इसको यहाँ पर क्या चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहिए, मान लीजिए हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक अनदर वेरिएबल चाहिए होगा फ्लोट नाम का, और फ्लोट नाम का हमने सपोज करो एक एफ नाम का वेरिएबल दे दिया। लेकिन अगर स्टिल आई डू, इफ आई ट्रांसफर दिस वैल्यू टू एफ, तब भी मुझे वैल्यू जो मिलने वाली है वो सिर्फ 2 मिलने वाली है। करना क्या होगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बार मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमें ये वैल्यूज 2 मिल रही है। तो प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं वैल्यूज ट्रांसफर कर देता हूँ %d %f, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है एंड एफ की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो फ्लोट के लिए फ्लोट यूज करेंगे एंड देन ए की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से f equals to f %f and then space, and here also I'm just passing like a equals to %d, क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर है। तो सबसे पहले हमने f पास कर दिया एंड देन उसके बाद में a पास कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको रन करा लिया। लेट्स जस्ट रन इट। सो हमने इसको डीबग करा लिया, सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद में हमने डीबग करा लिया। सो देखो सबसे पहले जो एरर मिला है हमें, वो मिला है यहाँ पर, अगर हम फोकस करें ध्यान से देखें तो एरर है 11, लाइन नंबर 11 में, और एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इट इज मिसिंग। सो लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या एरर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो आपका कॉलन है वो मिसिंग है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये एक एरर है, आर्ग्यूमेंट मिसिंग रहेगा तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एरर को हम समझते हैं। तो नेक्स्ट एरर क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एरर है एरर नंबर 13 लाइन में है, क्योंकि देखो ये कंपाइलर है, तो कंपाइलर किस तरह से बिहेव कर रहा है, सारे एरर इसने नोट कर लिए। तो 11 नंबर में एरर था तो वो नोट हो गया, 13 में एरर है उसे नोट कर लिया, और फिर उसके बाद में 13 में जो एरर है वो है एल वैल्यू रिक्वायर्ड। और जो एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये जो एल वैल्यू रिक्वायर्ड है यहाँ पर एरर, इसका मतलब है कि आपकी लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो, मतलब एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड एज ऑफ असाइनमेंट। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक तरह का वैल्यू का असाइनमेंट हो रहा है, लेकिन ये एरर है। तो हम इसको भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें अपना प्रोग्राम कंपाइल कराना है। और अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं, इसको डिबग करते हैं, और हम दोबारा से डिबग करेंगे तो सी देयर इज नो एरर राइट नाउ। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 एरर, वार्निंग 0, एंड देन देयर इज रन द प्रोग्राम नाउ, आई एम जस्ट रनिंग इट, सो इट इज गिविंग मी द आंसर। सो f की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.60, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 6 प्रेसिशन तक आपको आंसर देता है। और बट लेकिन सर ये फ्लोट था और इसमें 5 क्यों नहीं आया यहाँ पर, तो ये जो आपने लास्ट लाइन पढ़ी उसी का ही आंसर है। क्या पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम, कि जो ऑपरेटर होता है वो इनपुट टाइप के डिपेंडेंट होता है, कि जिस तरह के आपने इनपुट दिया है उसी तरह का आउटपुट मिलेगा। अगर आपको आउटपुट चाहिए एज लाइक फ्लोट में, यहाँ पर आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहिए, तो आपको क्या पास करना होगा, ये वैल्यू कुछ इस तरह से पास करनी, मतलब कोई भी एक आर्गुमेंट आपको फ्रैक्शनल देना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ डिवीजन में, लेकिन अगर डिवीजन में हम बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से डिबग कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। सी नाउ इट इज गिविंग मी द एग्जैक्ट वैल्यू मींस 2.5। लेकिन अगर यही चीज हमने यहाँ पर मिस्टेकनली दे दी, मींस अगर हमने यहाँ पर 0 लगा दिया या कोई भी एक आर्गुमेंट, किसमें, मॉड्यूलस में, अगर हमने फ्रैक्शनल वैल्यूज दे दी, तब ये यहाँ पर एरर होगा। एंड जस्ट सी व्हाट इज द एरर हियर। सो हमने यहाँ पर एरर नंबर 17 लाइन में है, और एरर को हम पढ़ लेते हैं कि एरर है क्या, इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी, इनवैलिड ऑपरेंड टू बाइनरी हैव इंट एंड डबल। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। सो दोबारा से हम इसको कंपाइल करा लेते हैं, देयर इज नो एरर एंड देन रनिंग इट, सो वी आर गेटिंग 1। तो 1 इज ए रिमाइंडर वैल्यू। तो जो मॉड्यूलस होता है वो आपका रिमाइंडर के लिए यूज होता है, रिमाइंडर फैच आउट करने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपना अगला सेशन। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी समझ लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह से ऑपरेटर इवैल्यूएट होते हैं एक के बाद एक। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं सबसे पहले पैरेंथेसिस की सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन दे रखी है तो सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस सॉल्व करनी है। उसके बाद में अगर आपको कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन है लाइक प्लस है तो प्लस में प्लस देना होगा, और निगेशन यानी कि आपको प्लस और नॉट की बात यहाँ पर होगा, निगेशन जो आपका नॉट ऑपरेटर होता है ये इसको सॉल्व करना है। और सबसे जो यहाँ पर जो माइनस माइनस है ये है यूनरी माइनस,
यानी कि अगर आपका ऑपरेशन यूनरी ऑपरेटर के साथ है। इसके बाद में जो आती है वैल्यू वो आती है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड देन परसेंट, सॉरी मॉड्यूलस, और इसके बाद में आता है प्लस एंड माइनस, देन आता है उसके बाद में लेस देन ग्रेटर देन यानी कि आपके रिलेशनल ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद में आता है आपका असाइनमेंट, यानी कि यहाँ पर जो होता है ये असाइनमेंट मींस इक्वल्स टू, जो कि आइडेंटिटी चेक करता है कि दोनों आइडेंटिकल हैं कि नहीं है, और ये नॉट इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। इसके बाद जो आपकी प्रायोरिटी है वो है एंड ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर जो कि लॉजिकल ऑपरेटर, एंड देन टर्नरी, एंड देन उसके बाद में आता है आपका इक्वल्स टू यानी कि जो असाइनमेंट है। फिर आता है आपका यूनरी प्लस ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझ लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर को हम एक ही साथ समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो इन C++ एंड C++ जो रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये रिटर्न करते हैं हमेशा 1 और 0। 1 एंड 0 इन द सेंस कि आपकी वैल्यू अगर ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0। सो एवरी नॉन जीरो वैल्यूज जो होती हैं, लाइक कुछ भी अगर है जो कि नॉन जीरो है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रू वैल्यू, और जबकि अगर वो एग्जैक्टली जीरो होगा तो वो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन किस तरह से होती है कि अगर सपोज देयर इज ए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को कैसे ट्रीट किया जाए कि वेदर इट इज ए जीरो और नॉन जीरो। तो याद रखें कि स्ट्रिंग भी एक इंटीजर टाइप में डेटा टाइप में कंसीडर की जाती है। तो स्ट्रिंग हो, आपका कैरेक्टर हो, क्योंकि ASCII वैल्यूज पर काम करता है। तो अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वहां पर उसको 0 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो नल कैरेक्टर है, और अगर यहाँ पर वो इसके अलावा कोई भी वैल्यू है, लाइक A है, B है, तो वहां पर वो उसकी ASCII वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू इंटीजर या जो भी आपकी एक नॉन जीरो वैल्यू वो कंसीडर की जाएगी और वैल्यू रिटर्न होगी आपकी ट्रू। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू। When the value becomes 0, it will become false. So रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने है, और प्रेसिडेंसी हमने पहले भी समझ ली है। लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर ये है, ये दोनों ही रिटर्न करते हैं 1 एंड 0 इन C एंड C++। जबकि हम बात करें NCC की, तो NCC अमेरिकन नेशनल कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने जो बाद में C बनाई थी, डेवलप की थी, तो उसमें बूल डेटा टाइप अवेलेबल है। इसकी वजह ये होती है कि जो रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स वहां पर यूज किए गए तो वहां पर वो रिटर्न करते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ना कि 0 और 1। तो याद रखें अगर फ्यूचर में कभी आप NCC पर काम कर रहे हो तो वहां पर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो क्या रिटर्न होगी, ट्रू एंड फॉल्स, लाइक जावा एंड पाइथन लैंग्वेज, जावा, पाइथन एंड C# की तरह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। लाइक कर दें हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।